नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही अलग अलग एग्री कमोडिटी की मंडियों में क्या हाल चाल है, क्या वहां पर रिपोर्ट आ रही है, तमाम खबरें भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और अनिंद बैनर्जी होंगे कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही हमारे साथ मोहित सी मुर्गई हैं जो एमडी हैं ओमसोम ग्रुप के, वो भी आगे होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे राइस एक्सपोर्ट पर सरकार के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां लगी हुई है उसमें क्या डील मिल सकती है, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत हम गोल्ड और सिल्वर के साथ करेंगे, क्योंकि कल इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिखी थी। केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या खबर है, क्या लग रहा है आज की इस तेजी को देखकर, क्या सेंस कर रहे हैं आप? कल तेज गिरावट दिखी थी, 1.5% तक दाम कॉमेक्स पर गोल्ड के गिर गए थे। आज अच्छी तेजी दिख रही है दोनों ही काउंटर में, सिल्वर और गोल्ड दोनों। क्या ये तेजी आगे फिर बढ़ेगी या फिर से चिंता है क्या कुछ गिरावट की? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को डॉबिस सिनेरियो जो बना था, ये मुख्य कारण था गोल्ड और सिल्वर की तेजी का। हम अभी भी देख रहे हैं कि $2400 का एक हर्डल गोल्ड में बना हुआ है। तो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि जो 2400-2410 का लेवल तोड़ के नए हाई की तरफ जा पाए। तो एक नए रीजन हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जा रही है। सितंबर में लगभग 77% की प्रोबेबिलिटी बन रही है। आज हम देखेंगे कि फेड से जो अपडेट्स आएंगे, ये हमें क्लैरिटी देगा कि इन्फ्लेशन के ऊपर और इंटरेस्ट रेट पे क्या सिनेरियो बनने वाला है। सिमिलरली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें, कल गिरावट था क्योंकि डाटा कोई था नहीं और मार्केट में इतनी बड़ी तेजी का थोड़ा पुल बैक मिला है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में अभी भी दबाव है जो 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ट्रेंड अभी भी बुलिश है। कल की खाली गिरावट था वो टेक्निकल पुल बैक था। आज शाम को 7:30 बजे जो डेटा पॉइंट और स्पीच रहेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेटा पॉइंट अच्छे नहीं जो सोने को सपोर्ट ही रखेंगे। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोने के अंदर 72,500 पे लेके चलना चाहिए। 72,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 72,800 से 72,900 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की भी अगर हम बात करें, तो गोल्ड के मुकाबले चांदी मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एज ऑफ नाउ जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है, ये चांदी को अपर हैंड रखेगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है 93,300 के करीब हम चांदी को लेके चल सकते हैं। 92,900 का स्टॉप लॉस रखिए। आज शाम के डेटा से पहले 94 तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए 93,900 तक एक बार मिले प्रॉफिट बुक के लिए। लेकिन ओवरऑल शाम के सेशन में वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देगी। आप बताइए दिव्या गगलानी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की चाल यहाँ से किस तरह की दिख रही है? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गुड अगर मॉर्निंग सर। मैं गोल्ड की बात करूँ तो कॉमेक्स में कल मोर देन 1% की करेक्शन देखने मिली। मेनली इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग। अभी एज ऑफ नाउ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेट कट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है एज ऑफ नाउ। और कॉमेक्स गोल्ड की मैं बात करूँ तो मॉर्निंग सेशन में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है। अभी सबकी नजर है शाम का जो इवनिंग में फेड चेयरमैन की स्पीच है उसके ऊपर रहेगी। और साथ ही साथ ये हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट भी है, सीपीआई डेटा है, पीपीआई डेटा और साथ में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स डेटा भी है, जिससे गोल्ड प्राइस के ऊपर अच्छा खासा एक इम्पैक्ट हो सकता है। गोल्ड प्राइस की मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ एक खाली पेन पॉइंट वही है कि चाइना ने जो है लगातार दूसरे महीने के लिए गोल्ड जो है ऐड नहीं किया है चाइना की सेंट्रल बैंक बाइंग में, तो वो एक खाली नेगेटिव फैक्टर है। बाकी टेक्निकली गोल्ड जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जब तक प्राइस 71,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 72,300 के करीब। स्टॉप लॉस हम 72,100 का रखें और टारगेट ऊपर में 72,600 मेंटेन कर चले। ओके, चलिए अब एक और अपडेट आपको दे दें, वो है एमसीएक्स को लेकर। एमसीएक्स पर आज 1 घंटे देरी से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। उनकी तरफ से कहा गया, एक्सचेंज की तरफ से जो कहा गया है कि टेक्निकल दिक्कतों की वजह से ट्रेडिंग में देरी से शुरू हुई है। और कल एंड ऑफ द डे जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज का, उस प्रोसेस में देरी होने की वजह से आज की ट्रेडिंग 1 घंटे देरी से शुरू हुई है। 9 बजे जो ट्रेड शुरू होना चाहिए था वो आज 10 बजे शुरू हुआ। केडिया जी, आप सीपीआई में भी है, आप बताइए, ये कई बार इस तरह की दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कतें एमसीएक्स की तरफ से आती रहती है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, एज ऑफ नाउ डेफिनेटली एक वॉर फ्रंट पे हमने देखा, जैसे ये पता चला कुछ फाइल्स अपलोडिंग में कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से आया, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशंस नहीं है।
तो एज ए सीपीआई तो नहीं, बट एज ए ब्रोकर अगर मैं बात करूं तो अभी तक कुछ ऐसे मेजर अपडेट नहीं है। बट हाँ, जो दिक्कत थी वो 1 घंटे की थी, उसको पूरा अच्छी तरह से लिया गया है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग की वजह से काफी इश्यूज था, बट अगर हम ये साल की बात करें तो ऐसा इक्का दुक्का कोई अपडेट आया होगा। अदरवाइज रोबस्ट सिस्टम है और एक्सचेंज भी इस पे काम कर रही है, रेगुलेटर भी देखता रहता है, ब्रोकर्स भी इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इनिशियली एक ग्लिच जैसा था, बट अब मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हम एंड ऑफ द डे तक समझेंगे कि क्या प्रॉपर कारण था, क्योंकि अब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग अपडेट्स आती है, बट जस्ट वी आर वेटिंग कि एक्सचेंज की ओर से एक कंफर्मेशन मिले कि क्या पर्टिकुलर कारण रहे जिसकी वजह से डिले हुआ है, जो नेक्स्ट टाइम नहीं हो। बट जब हम इतने बड़े इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए, और अब तक काफी अच्छा रहा भी है। तो ऐसी कुछ अगर चीजें होती भी है तो मुझे लगता है कि रेगुलेटर और एक्सचेंज दोनों ही मिलकर इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आगे ये नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस साल कई सारे ऐसे इश्यूज हुए थे, तो इस पर सफाई आना बाकी है कि बार बार इस तरह के इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्यों ये टेक्निकल दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर चीज़ें साफ होनी चाहिए, क्योंकि आप देश के नॉन एग्री मार्केट, नॉन एग्री कमोडिटी में आप लीडर हो, और इस तरह की दिक्कतें, टेक्निकल दिक्कतें बार बार ना हो। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर है राइस एक्सपोर्ट को लेकर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित सिंह मुर्गई हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ओमसुम ग्रुप के। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला। सर, मीडिया कई सारे सेक्शन से इस तरह की खबर आ रही है, हमारे सोर्सेस भी दिल्ली के जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि सरकार की योजना है कि एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कुछ ढील दी जाए। एक तो है कि पैराबॉइल्ड राइस पे जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसे हटाकर एक फिक्स ड्यूटी लगाई जाए, और साथ ही एमईपी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो बासमती पर लगाए गए हैं उसे भी कम किया जाए, इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है। आपके पास क्या अपडेट है, क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे और क्या कुछ हो सकता है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं मोहित जी? जी नमस्ते, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि बासमती में करंटली जो कंडीशन है, बेसिकली जो गिरावट आ रही है ईज ऑफ ट्रेड की, उसकी वजह से एमईपी की वजह से आ रहा है, जो $950 पे आ गया है। जबकि चावल जो है सस्ता है, तो इसको लेवल पे लाने के लिए कहीं भी $750 से $800 पे आने की इसकी जरूरत है। एंड फ्री ट्रेड क्या अगर मिल जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, जहां तक बासमती का सवाल है। नॉन बासमती में ऐसा है कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास बहुत जमा हो गया है, एफसीआई के पास 482 लाख टन बफर क्रिएट हो गया है, जबकि 135 लाख टन का उनका टारगेट होता है, मिनिमम मेंटेनेंस जो उनका टारगेट है। तो दिस इज नियरली 3 to 3.5 टाइम्स इकट्ठा हो गया। तो इनको खोलने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि गोदामों में भी जगह नहीं है और नया क्रॉप आता हुआ दिख रहा है अगले 3 महीने में। राइस की जो ओवरऑल ड्रॉप है वो एक्सपोर्ट्स में 34% है, एंड नॉन बासमती का जो ड्रॉप है वो 78% तक चला गया है। नॉन बासमती में पारबॉइल्ड राइस और व्हाइट राइस दोनों है। पारबॉइल्ड राइस का जो है 20% ड्यूटी लगाया गया था, जिसको खोलने की जरूरत है, और हमको ऐसा लग रहा है कि उसको खोल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी न्यूज आ रही है कि उस पे $90 या $50 का कैप लगा दिया जाएगा, $50 का ड्यूटी का कैप लगा दिया जाएगा फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड व्हाइट राइस को खोल दिया जाएगा विद 20% ड्यूटी। न्यूज अभी तक इसी दिशा में आ रही है। तो व्हाइट राइस को खोल दिया जाएगा, 20% ड्यूटी, पैराबॉइल्ड पे एक स्पेशल ड्यूटी लगा दिया जाएगा और 20% ड्यूटी को खत्म कर दिया जाएगा। वो ड्यूटी $50 से $90 प्रति टन के आसपास की होगी। और नॉन बासमती में तो $800 प्रति टन के आसपास का प्रस्ताव, एमईपी का प्रस्ताव है। आप लोग चाह रहे कि अगर उससे भी कम हो तो बेहतर हो, अगर ओपन मार्केट हो, फ्री ट्रेड हो तो बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान को इससे एज मिल रहा है। क्या इस तरह की भी खबर आ रही है मोहित जी? सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें पाकिस्तान को ही हुआ है, बासमती के इसमें भी और नॉन बासमती में भी, क्योंकि उनका चावल काफी ऊंचे भाव में बिका है। हमारे यहाँ पे एमईपी लगने के लिए वजह से और यहाँ पे बैन आने की वजह से, और इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1.5 साल हो गया है जो हम लोग ने एक्सपोर्ट के बाहर रहे हैं, और ये मार्केट हमारी कैप्चर हो रही है वाया पाकिस्तान। इसको इमीडिएट चेंजेस की जरूरत है, तो इसमें बदलाव की जरूरत है। भाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या दाम किस तरफ आगे आपको जाते दिख रहे हैं? चावल के दाम, जब आप कह रहे हैं कि बफर स्टॉक सरकार के पास ही करीब 3.5 गुना ज्यादा हो गए हैं, नई फसल आने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर से शुरू भी हो जाते हैं। क्या लग रहा है आगे दाम किस तरफ जाते दिख रहे हैं? क्या ट्रेंड है? इंटरनेशनल मार्केट में तो 15 साल की ऊंचाई पर है, यहां पर क्या हाल होने वाले आगे?
देखिए टेम्पररी के लिए अब इंडिया क्या पॉलिसी बनाता है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है, क्योंकि एक टाइम पे इंडिया का शेयर जो है वो 42% हो गया था वर्ल्ड मार्केट का, और अब ये कम होके 17% 16% पे आ गया है, क्योंकि जो 2.22 मिलियन टन्स जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें से 7.5 टू 8.5 मिलियन टन्स आपका व्हाइट राइस और पार्बोइल्ड राइस है, और 5 मिलियन टन्स आपका बासमती है। इसमें से नॉन बासमती निकल जाने की वजह से हमारा शेयर बहुत कम हो गया है इसके अंदर। शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने दिए कि बफर का जो सरकार ने टारगेट तय कर रखा है उसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर जमा हो गया, और जब नई खरीद होगी तो आपके लिए जगह भी तो चाहिए, तो वो भी ख़त्म करना है। ओवर सप्लाई का जो हैंग ओवर है वो कम होगा, और साथ ही किसानों को भी बेहतर भाव अगर देना है तो एक्सपोर्ट को आपको खोलना बहुत ज़रूरी है। हम लीडर भी रहे हैं ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में, उस लीडरशिप को बनाए रखना है और दूसरे देशों को भी राहत देनी है, तो ये कदम ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नॉन एग्री मार्केट की तरफ वापस से बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर की बातचीत हो चुकी है, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। केडिया जी, कच्चे तेल में बताइए क्या हो रहा है? 2-3 दिनों से थोड़ी नरमी ज़रूर आई है, आगे क्या लग रहा है, क्या ये नरमी कंटिन्यू होगी? क्योंकि सप्लाई की जो चिंता थी, 2-3 चीज़ें जो टेक्सास के तूफान को लेकर, वो चिंता भी खत्म हो गई है। कनाडा के जो वाइल्ड फायर की जो दिक्कतें थी वो भी अब धीरे धीरे वो चिंता भी कम हुई है, और इधर सीज फायर को लेकर भी बातचीत हमास और इजराइल में चल रही है। ये इन तीनों की चिंताएं खत्म होने पर दाम तो हालांकि उतनी गिरावट नहीं आई है, लेकिन आगे कुछ और कम हो सकते हैं क्या कच्चे तेल के दाम? देखिए, कच्चे तेल को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है डिमांड साइड और एक है सप्लाई साइड। तो हमने पहले देखा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म, मैं बोलूंगा इनफैक्ट हरिकेन नहीं बोलूंगा, कि 2-3 दिन पहले हमने देखा जो हरिकेन था वो कैटेगरी 5 पे था, अब वो डाउनग्रेड होकर 1 हो चुका है। नो डाउट वो लैंड कर चुका है ह्यूस्टन और टेक्सास में, कुछ जगह पे फ्लडिंग सिचुएशन भी बनी है जिसकी वजह से गैस को सपोर्ट मिल रहा है अभी, लेकिन कच्चे तेल को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये उम्मीद थी कि कैटेगरी 5 बनकर ये हिट करेगा, बट अब वो कैटेगरी 1 या स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसके लिए उस तूफान का कोई फर्क नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सीज फायर की बात भी मिडिल ईस्ट में बनना चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से भी जो गेंस था वो मार्केट लूज कर रहा है। टेक्निकली भी हम देखते हैं तो पहले काफी समय से हम देख रहे हैं कि 7,000 के ऊपर प्राइसेस होल्ड नहीं कर पा रहा है, और ब्रांड भी 86 87 पे जाकर जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रहा है, और एक अच्छी खासी रैली हमने जून में देखी। तो टेक्निकली मुझे ये पुल बैक दिख रहा है, बट दैट डजंट मींस कि हम यहाँ पे कच्चे तेल की रैली खत्म हो गई, क्योंकि अभी भी समर डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, और इकोनॉमी के नंबर जैसे से आगे जाकर अच्छे आएंगे तो कच्चे तेल की डिमांड कंटिन्यू बढ़ेगी। तो टेम्परेरी बिल्कुल जब तक 7,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता, ट्रेंड वीक रहेगा। उसी को देखते हुए जुलाई वायदे में 6,900 पे बेचिए, 7,000 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी पुलबैक है डाउन साइड जो 6,750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं ऑप्शन के अंदर भी जो ट्रेड करते हैं 6,900 का पुट 100 रुपए में लेके चलिए, ऊपर में 180 से 200 तक का लेवल हम देख सकते हैं। चलिए, तो क्रूड पर ये रहा पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर केडिया जी की तरफ से आ रही 6,900 के स्ट्राइक की। लेकिन इस बीच इक्विटी मार्केट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में शानदार तेजी, रिकॉर्ड रैली जारी है। अब देखिए 24,400 के करीब निफ्टी पहुंच चुका है, नए रिकॉर्ड स्तरों पे। आप ये नया हाई यहाँ पर देख सकते हैं। तो बाजार में लगातार तेजी का रुख है। सेंसेक्स भी देखिए 300 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक में भी करीब 200 अंकों की तेजी है, और निफ्टी नई ऊंचाई पर, रिकॉर्ड ऊंचाई आप देख सकते हैं, निफ्टी 24,400 के बेहद करीब। चलिए कमोडिटी मार्केट की तरफ वापस चलते हैं। दिव्या, क्रूड पर आप बताइए, आप सहमत है केडिया जी से? आप भी पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं आज? जी युष्मान जी, मेरा भी व्यू एकदम सिमिलर रहेगा केडिया जी से। जैसे कि आपने कहा कि हरिकेन बैरल जो लैंड हुआ तो कुछ ज्यादा मेजर सप्लाई डिस्टर्बेंस कुछ हुए नहीं है, तो उसके वजह से जो कंसर्न था वो ईज ऑफ हो चुका है, और प्राइस में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। साथ ही साथ जो मिडल ईस्ट में अभी आपने कहा कि सीज फायर की बातें चल रही है, तो जो एक वॉर प्रीमियम था वो भी कट डाउन हो चुका है। तो जब तक अगर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता है अभी रिफाइनरीज के ऊपर, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड हो सकता है आगे जाके भी। तो 6,900 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं हम इंट्राडे के लिए 90 के करीब। स्टॉप लॉस हम 60 रुपीज का रखे, और टारगेट ऊपर में 130 150 का मेंटेन करके चले। चलिए, तो क्रूड पर सिमिलर व्यू आपके लिए निकल कर आ रही है, लेकिन चलिए समय पे आप अपना लोकेशन जो है बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखना होगा। शहबाज, और कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? तो ये पूछना था कि लार्ज कैप फंड जो रखना है, तो मोतीलाल का तो मेरे पास पहले से ही है, तो फिर दोनों एक ही एएमसी हो जाएगा ना? आपके पास मिड कैप है ना मोतीलाल का?
हाँ, मोतीलाल का मिड कैप है। तो लार्ज कैप यहाँ पर आपको निप्पॉन का बताया जा रहा है, HDFC और निप्पॉन का एक स्मॉल भी है। हाँ, तो उसका एक लार्ज कैप बताया जा रहा है। निप्पॉन का ही मतलब एक लार्ज और रख लो। हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नमस्कार जी, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हमें दी हैं सर। SBI का लार्ज एंड मिड कैप है, SBI का ब्लू चिप है जिसमें आपने SIP शुरू कर रखी है और कुल मिला के 2000 रुपये आप डाल रहे हैं और 50 लाख रुपए 10 साल में आपको चाहिए। जी। तो नए कुछ फंड भी मेरे को चाहिए थे कि अगर कोई नए फंड मेरे को सुझाए तो मैं उसमें और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करेंगे सर? अभी और मैं 10,000 की SIP कर सकता हूँ। चलिए, तो और 8000 रुपये आप डाल सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, वो भी 10 साल के लिए होगा? जी जी, 10 साल के लिए। चलिए ठीक है। 2 फंड्स आपने अभी जो इन्वेस्ट किए हैं वो सलाह किसने दी है आपको? मेरे को बैंक में गया था तो उनके एडवाइजर ने बताया था मेरे को, मेरे बैंक से। चलिए ठीक है। उसके अलावा आप ये फंड्स को ट्रैक कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस? जी जी, ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। हेमंत सर, और 8000 रुपये इनको डालने हैं 10 साल के लिए। देखिए कविता, अगेन इन्होंने कहा इनका जो टारगेट है वो 50 लाख है और करीब 10 साल का समय है इनके पास। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 2000 है। उन्होंने कहा कि और बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। मुझे लगता है क्योंकि इस समय पे इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ानी है तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा रीवैम्प करेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट उनके पास है अभी SBI ब्लू चिप और SBI लार्ज एंड मिड, मुझे लगता है दोनों की कैटेगरी में बेहतर फंड है। कुछ फंड तो हमने ऑलरेडी बात की, जैसे लार्ज कैप में निप्पॉन लार्ज कैप की बात की, लार्ज एंड मिड में हमने HDFC लार्ज एंड मिड की बात की, तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। कुल मिला के जैसा मैंने कहा कि इनको 20,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी इनके पास उतना पैसा नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी एक क्वेरी के आंसर में कहा था कि आप जितना भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा दीजिए अभी, बट आई थिंक पोर्टफोलियो में थोड़े ये दोनों फंड को बदलाव करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि अभी इनके पास समय है। बदलाव करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इनको फायदा होगा। तो अभी अगर 2 फंड इनको देखने हैं, हालांकि अगर अभी इनको पूरा पोर्टफोलियो बनाना तो 4 फंड ले सकते हैं, जहाँ पे हर फंड में 5-5 हजार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर वो नहीं है तो फिर मे बी एक मल्टी कैप फंड लीजिए, कोटक मल्टी कैप। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसमें तीनों सेगमेंट की आपको एक्सपोजर मिलेगी, और एक लार्ज एंड मिड कैप में HDFC लार्ज एंड मिड। तो जितना भी अमाउंट है उनका 50-50% जो है इन दोनों फंड में लगा दीजिए। और जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना चाहे, अपनी क्वेरी अगर फिर से भेजें तो हम आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो पैसा आपको कहाँ लगा। ऑलराइट, यहाँ पे आपको कुछ मल्टी कैप और कुछ और फंड सजेस्ट किए हुए हैं जो शायद आपको कंसिडर करने हो आपके 8000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रवीण खान जी, आपको और कुछ पूछना है? मेरे को ये अभी जो मेरी चल रही है SIP वो कंटिन्यू करनी है या फिर इसमें शिफ्ट होना है मैंने, कोटक मल्टी कैप और HDFC लार्ज कैप में? इसमें आपको शायद शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है। हेमंत सर? कविता, वही मैंने कहा कि दोनों के दोनों फंड्स हैं उस कैटेगरी में बेटर फंड्स हैं, और क्योंकि अभी हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही समय है कि जो बदलाव करने चाहिए वो अभी तो आपको फिलहाल इनमें स्विच करने की सलाह दी जा रही है। कोटक मल्टी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, HSBC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और 5000 रुपये आप जो है इसमें डिवाइड कर सकते हैं। हेमंत सर, जो पुराने इन्वेस्टमेंट थे जिन फंड्स में, उनमें से पैसे रिडीम नहीं करने, केवल इन्वेस्टमेंट रोकनी है, राइट? चलिए, यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, लेकिन वक्त भी हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। और ब्रेक पर हम जाएं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, अपने सवाल आप वहाँ पर हम तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही क्योंकि यूट्यूब पे हमें देखते हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल डालिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ 18 स्वदेश पर।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 विश्व की खाद्य स्रोत बनने के लिए अग्रसर भारत के खाद्य प्रसंस्करण कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक आयोजन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार आपको आमंत्रित करता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में 19 से 22 सितंबर भारत मंडपम नई दिल्ली। बजट पर कॉर्पोरेट के महारथी, बजट पर बाजार के महारथी, बजट पर दिग्गज पॉलिसी मेकर्स, बजट पर सरकार के बड़े मंत्री, बजट पर दिग्गज राजनेता, बजट पर जाने-माने इकोनॉमिस्ट, सब कुछ मिलेगा सिर्फ स्वदेश पर। बजट यानी ईटी नाउ स्वदेश। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे में कोई खर्च हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो जो आप हमसे चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे लाइव सलाह। और हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यूट्यूब के दर्शकों के सवालों पर फोकस करते हैं और मोहित का सवाल मैं लूँगी हेमंत सर। और ये जो है इन्होंने अपनी SIP शुरू कर रखी है 70,000 रुपये की। इनके पास मिरा एसेट लार्जन मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप है, ICICI प्रू ब्लू चिप है, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, क्वांट का मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। और बाकी 10 से 13 साल तक इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने इस पोर्टफोलियो में करनी है। और टोटल 10,000 ईच है, यानी 70,000 कुल मिला के इनकी SIP अमाउंट है। आपको आवाज़ आ रही है हेमंत सर? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मोहित हमारे दर्शक के सवाल की बात है, इन्होंने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में हेमंत सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, मोहित का सवाल लिया है हम लोगों ने, यूट्यूब के दर्शक हैं, 7 फंड्स में निवेश किया हुआ है, डिटेल्स आपके पास होगी। और 70,000 की SIP कर रहे हैं, 10 से 15 साल का इनका टाइम होराइजन है। जी, आई थिंक अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करूं, 10 से 15 साल का समय है, तो ऑब्वियसली प्रीडोमिनेटली इक्विटी का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग फंड में जो मुझे लगता है फंड ये कंटिन्यू कर सकते हैं वो है ICICI ब्लू चिप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहाँ पे दोनों में 10-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। कुछ मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है, कुछ रीएलोकेशन की जरूरत है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में जैसे 10,000 है तो उसको बढ़ा के 15,000 कर सकते हैं आप। ICICI इक्विटी एंड डेट यूजुअली मुझे लगता है 10 साल के समय के लिए एक हाइब्रिड फंड उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, बट क्योंकि ये फंड काफी अच्छा है, अगर आप ये चाहें तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी फंड की जगह में 2 फंड अगर ये ऐड करें, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंसिंग की जरूरत है ताकि डिफरेंट सेगमेंट्स में एलोकेशन थोड़ा और अच्छे से हो सके। तो एक मल्टी कैप फंड जहाँ पे 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कोटक मल्टी